अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी एंड विरिलिटी। आज हमारा जुड़ने का मकसद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करना है, दैट इज़ द कल्चरल इफेक्ट ऑफ सोसाइटी ओवर द इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, और उसका जो है करंट लैंडस्केप के ऊपर जो है वो क्या जो है असरअंदाज है और किस तरह से वो डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और इस एपिसोड के अंदर आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अजरा हनीफ, a leading gynecologist in Karachi with over 20 years of expertise in the field of gynecology, and especially अगर हम बात करते हैं infertility management के अंदर, तो over the past 20 years more than hundreds of success stories in case of infertility management। तो आज हम स्पेशली जो है डॉक्टर अजरा के साथ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दीज इश्यूज, और कोशिश करेंगे कि हम जो है आपके लिए जो है कुछ फ्रूटफुल एडवाइस जो है मैडम से जो है वो समेट सके, ताकि आने वाले वक्त में आप इस इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट के इशू को एड्रेस कर सकें और इस चैलेंज को जो है वो मतलब एक तरह से इक्वली एड्रेस कर सकें। तो हम जो है वो टुवर्ड्स मूव करेंगे टुवर्ड्स डॉक्टर अजरा। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आपसे आज गुफ्तगू करने का मकसद एक स्पेशल टॉपिक था हमारे रिगार्डिंग जो एक कल्चरल एटीट्यूड जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक लैंडस्केप जो है वो रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी है, जो वक्त के साथ जो है वो अब चेंज भी हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए यह है कि मैम, इस वक्त फैमिली बिल्डिंग एंड फर्टिलिटी प्लानिंग के लिए, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट के लिए जो करंट सोसाइटल इश्यूज है या सोसाइटल प्रेशर्स है, आप इनके बारे में क्या समझती हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं हमारे करंट सिनेरियो को इन पाकिस्तान? अच्छा, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ शादी जो है एक बॉन्ड है, ठीक है, बिटवीन टू पर्सन्स एंड अ फैमिली। और जब शादी हो जाती है तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि औलाद होगी। और औलाद सिर्फ एक खुशी की बात नहीं है कि औलाद हुई तो खुशी, बल्कि एक इज़्ज़त व वक़ार की बात होती है। और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है और औलाद नहीं होती, तो एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हर कोई उनसे पूछना शुरू कर देता है। और क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है कि जो डिपेंडेंट पर्सन है, क्योंकि एक लड़की नई आई है आपकी फैमिली में और वो आप पे डिपेंडेंट है, तो सारा क्वेश्चन जो है वो औरत पे ही उठाया जाता है कि वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जब इसी बारे में मैम हम देखते हैं, तो यही सोसाइटल प्रेशर या यही जो हमारे रिवायती जो अंदाज हैं या तरीके हैं, ये इनफर्टिलिटी के ऊपर जो है एक नए जोड़े के लिए क्या असर डालते हैं, और किस तरह से जो है वो इनका जो है वो असर स्पेशली एक नए जोड़े के ऊपर, या अगर ऐसा जोड़ा है जो इनफर्टिलिटी का शिकार है तो उसको वो किस तरह से असरअंदाज करता है? देखिए, अब हमें इसमें थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा शहरों को और गाँव को। शहरों में तो अब भी माशाल्लाह बहुत एजुकेशन भी हो गई है, लोगों को अवेयरनेस भी हो गई है। लेकिन अगर आज भी हम गांव की बात करें, तो हमारा मोस्टली पाकिस्तान का ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, तो वो आज भी उन्हीं पुराने तरीक़ों पे बिलीव करते हैं। वो आज भी टोटके पहले टोटके करते हैं, फिर दम दुरूद करते हैं, फिर दाइयों के पास जाते हैं और हकीमों के पास जाया जाता है। और सारा वही बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि सारा इलाज जो स्टार्ट होता है वो फीमेल से ही होता है, मर्द हजरात तो आते ही नहीं है। आज भी मेरे पास अगर पेशेंट आती है तो वो अपनी सास के साथ आ रही होती है। मर्द हजरात तो, जो उसका हस्बैंड है वो तो काम पे गया होता है, उसको तो मतलब ब्लेम दिया ही नहीं जाता। तो इस तरह काफ़ी टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, और ये आज भी सिचुएशन ऐसी ही है। बिल्कुल, आपने सही कहा मैम। अच्छा, इसी पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ऑडियंस को ये ब्रीफ करें कि इनफर्टिलिटी किस तरह से एक पेशेंट जो है डिफाइन की जा सकती है, पेशेंट के लिए इनफर्टिलिटी क्या है, कि हम एक पेशेंट को ये बता सकें कि ये पेशेंट इनफर्टिलिटी के ज़मरे में फॉल करता है। ओके, अच्छा देखिए, अब जो हम बात करते हैं ना, तो हम किसी कपल को इनफर्टाइल नहीं कहते, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो बांझपन है, हम किसी को ये लेबल नहीं कर सकते कि आप बांझ हैं, क्योंकि इट्स अ कंडीशन, इट्स नॉट अ डिजीज़। आप डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये एक सर्टन पीरियड है जो कि आपको माँ बनने से या बाप बनने से रोक रहा है। पहले जो हमारी बुक्स में, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो पहले हमारी बुक्स में इसका जो पीरियड था वो 2 इयर्स का था। अब क्योंकि लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो अब इस पीरियड को हम एक नॉर्मल जो हेल्दी कपल है जो साथ रहते हैं, और उसका इस पीरियड को अब हम 6 मंथ्स टू 1 ईयर पे लेते हैं। तो अगर एक नॉर्मल कॉपुलेटिंग कपल है जो हेल्दी है, हर तरह से उनके हार्मोनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ठीक हैं और साथ ही रहते हैं, तो अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है फीमेल, तो उन्हें अब मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, आपने ठीक कहा। आपने जिस तरह से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का जिक्र किया,
तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी इसी बारे में बात करेंगे हम। और अगर हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हार्मोनल थेरेपीज है जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट का, या आज के दौर में हम बात करें तो ART टेक्निक्स हमारे पास आ गई हैं जस्ट लाइक IUI एंड IVF। बट ऐसी सिचुएशन के अंदर हम देखें तो एक जो है रिगार्डिंग दिस एक नॉर्मल स्टिग्मा जो क्रिएट हुआ एक नॉर्मल ऑडियंस के अंदर के इसकी एक बदनामी है, या उतनी मैं कहूँगा कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और कुछ ना कुछ कपल्स जो है वो हिचकिचाहट जो है वो महसूस करते हैं, स्पेशली ART के ऊपर तो काफी, बल्कि कुछ तो ऐसे कपल्स भी होते हैं जो हार्मोनल थेरेपी के ऊपर भी जो है हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो ऐसे कपल्स के लिए या उनको थोड़ा सा अगर हम जो है ब्रीफ कर सकें कि कितनी इंपॉर्टेंस है हार्मोनल थेरेपी की और ये ART टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं फॉर इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स हमारे नेचुरल न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे मूड को, हमारे एपेटाइट को यानी हमारी भूख को, हमारी स्लीप को, हमारे रिप्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। उनका नेचुरल उनके सूटेबल अमाउंट में होना हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। अगर वो मुनासिब मिक़दार में रिलीज़ नहीं हो रहे तो वहीं से इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें अगर हम IUI करते हैं या हम हार्मोन्स यूज़ करते हैं तो जो इनकरेक्ट हार्मोन्स हैं हम उन्हीं को करेक्ट अमाउंट में यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। हार्मोन्स कोई ख़तरनाक इंजेक्शंस नहीं होते, जिसका ये एक मिक्स कॉन्सेप्ट है कि हार्मोन्स कोई ख़तरनाक इंजेक्शंस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि जिस तरह से आपने बात की कि पेशेंट्स के लिए तो ये ऑब्वियसली एक इशू है और कपल्स के लिए इशू है, लेकिन यही चैलेंज जो है वो जो है फर्टिलिटी क्लिनिक्स को भी हो और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को भी जो है वो फेस करना होता है डेली अपने चैम्बर्स के अंदर। तो इस परसेप्शन के साथ जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, तो मैडम इस परसेप्शन को आप कैसे एड्रेस करते हैं, पेशेंट के इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करते हैं और किस तरह से पेशेंट के इस परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की जाती है इन चैम्बर्स? अच्छा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि काउंसलिंग और रीअश्योरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, समझाते हैं तो ठीक है, उसको कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो हमारे ये मिसकॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए हैं वो किसने किए हैं? एक तो इनएडिक्वेट नॉलेज जो मीडियाज़ पे मौजूद है, वो थोड़ी सी इनएडिक्वेट नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। वो आधी बात सुनते हैं, आधी उनको समझ आती है, जितनी उनको समझ आती है वो उसके हिसाब से बात करते हैं। इसी तरह जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो उनको अगर उनकी हेल्प ली जाए और वो ये बात समझाएं कि देखिए, अगर हम रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। हम ना ही हम नेचर के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर रहे हैं और ना ही अपने मज़हब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर रहे हैं। बात सेरोगेशन की तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि सेरोगेशन अलाउड ही नहीं है, तो हम तो बात सेरोगेशन की करते ही नहीं है। वो स्पर्म जो बाप का है, जो ओवम माँ का है, हम उसी को तो लेके काम कर रहे हैं। तो ये बताना, ये समझाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो उल्टी सीधी मूवीज बनी है उसने भी एक मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। तो अगर आप पेशेंट को समझाएं, काउंसलिंग करें, और हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मैं मतलब सॉरी टू से वो वाले मुल्लाओं की बात नहीं करती, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं जिनको बात समझ आती है। इसी तरह मैं एक मेरी सजेशन भी है कि हमारी जैसे हम आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, उनकी वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स की वर्कशॉप्स करते हैं, इसी तरह जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी भी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। उनको सारी प्रोसीजर दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये टेक्निक है, ये हो रहा है। तो अगर हर मतलब वास्ट लेवल में अगर ये काम किया जाएगा, सिर्फ शहरों की बात नहीं, गाँव की बात भी कर रही हूँ, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल आपने मैम सही कहा। बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये था कि अगर हम देखते हैं तो अब शहरों की तरफ जो है वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की रसाई जो है वो फिर भी जो है वो काफ़ी उसमें जो है वो पेशरफ हमें दिखने में मिलती है। बट जहाँ हम अपने रूरल बेल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो इस तरह से ना फैसिलिटीज़ उस तरह की मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सेप्टेंस भी नहीं है, जिसके अंदर जैसे कि मैम आपने शेयर किया कि रिलीजियस स्कॉलर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वहाँ पे। अगर इसके अलावा हम देखें तो अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का भी वहाँ पे मौजूद होना बड़ा जरूरी है ताकि वो वहाँ पे उनकी काउंसलिंग कर सके।
तो लेकिन सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले कुछ फर्टिलिटी सेंटर्स थे, बड़े शहरों में भी बहुत कम थे, बहुत कम पेशेंट्स उनके पास जाते थे, एडवाइस लेते थे, लेकिन सिचुएशंस चेंज हो रही हैं और आई होप कि अब फ्लो टुवर्ड्स जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी बढ़ जाएगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो हर चीज़ में, अगर आप सिर्फ फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट पे भी बात ना करें, एजुकेशन बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो एजुकेट करना है। अगर एजुकेशन होगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉवर्टी। अब ठीक है, अगर वो एजुकेटेड भी है, काउंसिल भी है, वो समझ भी गया है कि मुझे करना है, लेकिन अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा? तो ये तो हमारे मसले हैं। ये बड़ा एक इशू है हमारे यहाँ। जाहिर सी बात है कि अफोर्डेबिलिटी बहुत चीज़ों को किल कर देती है, स्पेशली हम जब इनफर्टिलिटी की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव मैनेजमेंट, राइट। बट अब थोड़ा सा हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। मैम आपने बहुत खूबसूरती से जो है वो इस सारे पहलू को, कल्चरल हमारे इफेक्ट को समझाया कि किस तरह से हमारे पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है। थोड़ा सा मैम अगर हम साइंटिफिक पहलू के ऊपर आते हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग हार्मोनल थेरेपीज, जिसके अंदर जो है वो एक टॉप ऑफ द लाइन एक हार्मोन जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन या मल्टीपल और इस तरह के हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो इस तरह के हार्मोन्स जो हैं वो इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एआरटी टेक्निक्स के अंदर नॉर्मल जो हमारे जो है वो स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए इसको जो है वो आसान अल्फाज के अंदर ज़रा अगर एलेबरेट कर सकें कि ये किस तरह से अपना रोल प्ले करें। अच्छा, जब बात ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की बात आती है तो ये बहुत ही आप समझ लें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है फॉर ओवुलेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर इम्प्लांटेशन। बात वही आ जाती है कि देयर आर 3 पार्ट्स: ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो जब ओवुलेशन होती है तो मैच्योर फॉलिकल को रप्चर होने के लिए बीटा एसिजी हेल्प करता है। जब ओवम रप्चर हो गया उसको फर्टिलाइज होना है, स्पर्म ने आना है, ओवम ने फ्यूज़ होना है और फर्टिलाइज होना है, उसके लिए भी बीटा एसिजी हेल्प करता है। जब कॉपल ल्यूटियम रप्चर होता है तो उसमें से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है जो कि यूट्रस में सारी प्रिपरेशन करता है फॉर इम्प्लांटेशन। तो जो यूट्राइन थिकनिंग है उसको, उसकी लाइनिंग को मेंटेन करता है ताकि वो इम्प्लांट हो सके। तो एचसीजी तो मतलब हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। फिर 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में तो फिर प्लेसेंटा उसको अपटेक कर लेता है, तो वो सारा प्रोसीजर नेचुरली चलता रहता है। ओके, तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि किस तरह से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है या जितने और हार्मोन्स हैं उसकी बड़ी अहमियत है। और ऑब्वियसली जो है वो पेशेंट्स को चाहिए या कपल्स को चाहिए कि वो इस चीज़ के अंदर वो हिचकिचाहट महसूस ना करे, क्योंकि ये एक इंटीग्रल रोल प्ले कर रहा है उनकी इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंदर। तो अब हम अपने अगर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करें, आपने बड़े बखूबी तरीके से इनका साइंटिफिक पहलू समझाया हार्मोन्स का। आई होप सो कि हमारी जो है वो ऑडियंस को इस बारे में जो है वो मजीद उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से बड़े शहरों के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स का और इन सब का जो है वो रुझान जो है बढ़ रहा है, तो मैडम इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर हम जो है वो लोअर लेवल के ऊपर अपने रूरल बेल्ट्स के अंदर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, क्योंकि मैंने काफ़ी ये चीज़ देखी है कि इस चीज़ का बड़ा फुकदान है कि बड़े इनफर्टिलिटी सेंटर्स और क्लिनिक्स जो है हमारे पास जो है स्पेशली रूरल बेल्ट की तरफ जो है वो उसकी जो है इतनी रसाई मौजूद नहीं है। तो मैम इसके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं और किस तरह से जो है जो एक गायनी की जो जितने स्पेशलिस्ट है उनका इस चीज़ के अंदर क्या किरदार बनता है कि वो हमारी रूरल बेल्ट को इस चीज़ के अंदर अवेयर करने के अंदर, इस तरह के बड़े सेटअप्स वहाँ पे लगाने के अंदर उनका क्या किरदार हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अब तो मतलब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हर जगह मौजूद हैं, लेकिन फैसिलिटी भी बहुत चाहिए होती है। फर्टिलिटी सेंटर एक ऐसा नहीं है कि एक कमरा दिया और वहाँ पर फर्टिलिटी सेंटर स्टार्ट हो गया, वहाँ पर पूरी फैसिलिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो गांव का पेशेंट होगा वो इतना अफोर्डेबिलिटी उसकी नहीं होगी, लेकिन औलाद एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपनी हर कोशिश कर लेता है। हमारे पास गांव से भी तो ट्रैवल करके पेशेंट आते हैं, रहते हैं, उनकी तो कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि वो ट्रैवल करके भी आ रहे हैं, किसी और के घर में रह भी रहे हैं। तो अगर यही फैसिलिटी हम गांव में और छोटे शहरों में दे देंगे तो उनके लिए तो आसानी हो जाएगी और उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। बल्कि एक सजेशन भी है, मैं चाहूँगा कि मैम आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी लाइट शेड करें कि क्या ये सजेशन है, स्पेशली क्योंकि आज का दौर सबसे बड़ा जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। अगर हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से चाहे हमारी रूरल बेल्ट है या अर्बन बेल्ट है, सोशल मीडिया इज इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन।
तो एग्जैक्टली। सोशल मीडिया का रोल इस सब के अंदर क्या हो सकता है और किस तरह से सोशल मीडिया स्पेशली जो है, ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जस्ट लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये किस तरह से एक रोल प्ले कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से अगर अवेयरनेस कैंपेन्स का आगाज करें और बिल्कुल। उस तरह से हम अवेयर करने की कोशिश करें। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर्स से भी ज़्यादा, किसी और से भी ज़्यादा सोशल मीडिया इस वक्त तो मतलब छाया हुआ है। बिल्कुल आपको कोई रेयरली कोई पर्सन नज़र आएगा जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, जिसने कोई वीडियो ना ऐसे- बनाई हो, जिसने अपलोड ना कर दी हो। ऐसे ही है, इट्स ऐसे। वेरी इजी कि उसी वक्त वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। हम्म, तो अगर सोशल मीडिया में प्रिसाइज सिंपल, यानी प्रिसाइज का मतलब है छोटी इन्फॉर्मेशन लेकिन सिंपल हो, जो आम लोगों को समझ में आ सके। अगर वो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे थ्रो की जाएगी तो ये लोगों के लिए बड़ा मतलब बहुत एब्जॉर्बेबल है। आई मीन कि वो बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सेप्टेंस उसकी Acceptance बहुत उसकी ज़्यादा बहुत अच्छी है। होगी, क्योंकि बजाय इसके कि क्योंकि हर कोई बैठा हुआ फजूल में, ठीक है, एजुकेटेड लोग तो इन्फॉर्मेशंस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, टॉक शोज देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेड को देखें या आप अपने चौकीदार को देखें या अपने ड्राइवर को देखें, वो सारे वक्त टिकटॉक देख रहे होते हैं। तो वाई शुडंट वी यूज़ दैट मीडिया? हम उस पर छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज डालें। सक्सेस स्टोरीज क्या हैं कि वो लोग जो सफ़र कर रहे थे इनफर्टिलिटी से, जो मतलब बहुत सालों से बांझ थे और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनकी अगर उनकी IOI से या उनकी IVF से प्रेगनेंसी हो गई और अल्लाह पाक ने उन्हें शिफा अता फरमाई, तो अगर वो अपनी सक्सेस स्टोरी डालेंगे, छोटी छोटी स्टोरीज डालेंगे, तो जो लोग बेचारे मायूस हो चुके हैं और जो डरते हैं, जो डॉक्टर्स के पास जाते हुए डरते हैं, उनके लिए एक उनको हौसला अफजाई होगी और इससे बहुत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। अभी आपने जिक्र किया IUI टेक्निक्स का या IVF टेक्निक्स का, मैं चाहूँगा कि हम जो है थोड़ा सा, आप जो है अगर ऑडियंस को ये इजी वर्ड्स में एलेबरेट कर सके कि ये ART टेक्निक्स एक्चुअली हैं क्या, जो हमारे पास आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, अगर आसान वर्ड्स में जो पेशेंट जो है, जो हमारी ऑडियंस है, वो समझ सके कि ART टेक्निक्स होती क्या है और ये किस तरह से काम कर रही होती है। अच्छा देखिए, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं वो जो नेचुरल फिनोमेना है उसी को इन्हांस किया गया है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग अननेचुरल इन इट। तो ये खौफ तो लोगों से मतलब रिमूव करना पड़ेगा कि ये अननेचुरल है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि हम इसमें नेचर को या मज़हब को इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। IUI में इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। उसमें हम करते क्या है कि वो हजरात जो कि जिनके सीमन में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें उनके फ्रेश स्पर्म्स लेके पेशेंट को, जो फीमेल पेशेंट है, उसको ओवुलेशन के लिए ट्रिगर करके हम वो इंजेक्ट कर देते हैं। उससे जो फ्रेश अच्छे स्पर्म्स होते हैं और वो फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। लेकिन जब हम पेशेंट को बताते हैं कि IUI करना है, पेशेंट दूसरे दिन गायब हो जाता है, इसलिए कि उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि होने क्या जा रहा है, लेकिन उसको कम्प्लीटली बताना है। इसी तरह IVF में पेशेंट को ट्रिगर किया जाता है, फीमेल पेशेंट को ट्रिगर किया जाता है, स्पर्म्स का सिलेक्शन होता है, ओवम फॉर्म किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी इम्प्लांटेशन की जाती है और सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। तो वो कपल्स जो कि IUI से, जो नेचुरल कंसीव नहीं कर रहे, जो मेडिसिन से कंसीव नहीं कर रहे, वो IUI की तरफ जाएं। और अगर वो IUI से भी कंसीव नहीं करे तो उनको बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको IVF की तरफ जाना चाहिए, जिसके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हैं। मैम बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी उस तरह से शायद इतनी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ART टेक्निक्स की मौजूद नहीं है। IUI का तो देखा है कि आजकल जो है वो थोड़ा सा एक ट्रेंड जो है वो डेवलप हुआ है, बट स्टिल IVF के लिए जो है वो अभी इट्स लॉन्ग वे टू गो। बट इंशाल्लाह आप जैसे डॉक्टर जब तक प्रैक्टिस में, तो होपफुली जल्द हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है इन प्रैक्टिसेस को भी जो है वो बड़ा कॉमन जो है प्रैक्टिस किया जाएगा। मैम जिस तरह से आपने IUI और IVF की बात की, जिसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो आपने पहले भी डिस्कस किया था अपनी जो है वो लास्ट आंसर्स के अंदर, जो हमारा जो है वो मजहबी नुक्ता नज़र है, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक चीज़ है जो बड़ा जो है वो इंटरवीन करती है। इवन मैं ये कहूँगा अर्बन बेल्ट के अंदर भी इसका काफ़ी जो है इफेक्ट है। तो इसका जो एक मजहबी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस हिसाब से जिस तरह आपने एक सजेशन बहुत अच्छी पुट की कि हम जो है वो अपने रिलीजियस स्कॉलर्स को इस बारे में ब्रीफ करें, और इसके लिए क्या ऐसे एक्टिव स्टेप्स आप कर सकते हैं? क्या इसमें सोशल मीडिया भी कोई रोल प्ले कर सकता है? क्या इसके अंदर जो है वो डॉक्टर अपने चैम्बर्स के अंदर भी काउंसलिंग करके ये रोल प्ले कर सकते हैं? ऑल्दो कि जितना मेरी नज़र से गुजरा है कि देयर आर मेनी फतवाज ऑफ डिफरेंट मुफ्तीज एज वेल, जो इसके ऊपर IVF और IUI के ऊपर हलाल के उनके फतवे हैं, लेकिन
क्या उनको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा मजीद, ताकि वो इस एक हिंड्रेंस जो ऑडियंस की दिमाग के अंदर क्रिएटेड है, पेशेंट्स के दिमाग के अंदर है, वो उसको जो है ताकि केटर किया जा सके? तो एक एक्स्ट्रा माइल किस तरह से हम जा सकते हैं? देखिए, मैं ही समझती हूँ कि ठीक है, आप लोगों ने इस पे काम किया है और फतवे भी लिए हैं, लेकिन इट्स अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, राइट? क्योंकि ऐसे तो बैंकिंग के लिए भी फतवे लिए हैं, लेकिन बिल्कुल एक ग्रुप होता है जो कहता है कि उन्होंने अपने मकसद के लिए लिया है। इसी तरह फतवे को भी इसी तरह लिया जाता है। हमारे यहाँ डिफरेंट बिलीव्स के लोग हैं। मैं इस पे एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ, इट शुड बी ऑन अ वाइडर स्केल। हर मसलक के लोगों को, हर मसलक के जो, क्योंकि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे बिल्कुल, मसलक डिफरेंट है, बिल्कुल। तो हर मसलक के जो छोटे छोटे शहरों में भी जो मौलवी हैं, देखिए एक होता है मौलवी होता है और एक स्कॉलर होता है। स्कॉलर की एजुकेशन भी होती है और बिल्कुल उसके ऐसे बाद उसका जो सोचने का अंदाज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। होता लेकिन जो मौलवी भी हैं, उनको अगर आप एजुकेट करें जैसे आप एक आम बंदे को करते हैं और उनको मीडिया पे दिखाएं कि दिस इज़ गोइंग ऑन, this is how IOI is working, this is how IVF is working। तो जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आज भी मस्जिदों में लोग नमाज, जब जमात से नमाज पढ़ने जाते हैं, वो अपने मौलवी हजरात से जो इमाम होते हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो अगर उनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, या ठीक है खुतबे में भी तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती बिल्कुल हैं, ऐसे तो उसमें भी अगर ये चीज़ बताई जाएगी, इतने सारे लोग हैं एट वन टाइम, इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं, अगर उसमें ये बात कह दी जाए कि देयर इज़ नथिंग हार्म, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट द रिलीजन, आपके मज़हब के ख़िलाफ़ इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और एक ही बात को जब बार बार कही जाती है ना, तो उसका असर होता है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन, स्पेशली जो आपने ये खुतबों वाला दिया कि जो, क्योंकि जुम्मे के खुतबे तो हर जुम्मा हो रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हम, क्योंकि सोशल इश्यूज डिस्कस किए जा रहे होते हैं इन खुतबों और में, होना भी चाहिए। देखिए, आप अगर आप पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि मैं तो जुम्मे की नमाज पे नहीं जाती, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि बच्चे लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि कुछ वही जन्नत और दोज़ख और उसी की बातें हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप बाहर मुल्कों में नमाज के लिए जाएँ ना, तो वो सोशल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं और उनके बता रहे होते हैं कि दिस शुड बी द सोल्यूशन। तो आपको लोगों को सोल्यूशन देना है, ठीक है? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक लिमिटेड क्लाइंटल आएगा जो कि मुझसे हेल्प चाह रहा है, मेरे पास लिमिटेड आएगा। लेकिन एक जो क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें सोशल और रिलीजन का आ रहा है। तो सोशल में वो लोग जो पावरफुल हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो रिलीजियस स्कॉलर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं कुछ इस तरह से ऐड करूं कि ये हिंड्रेंस यहीं पे आती है, एक्सेप्टेबिलिटी यहीं पे नहीं आ रही, कि वो ये समझते हैं कि ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। तो जब ये आप लोगों को ईज देंगे कि देयर इज नथिंग अगेंस्ट द रिलीजन, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भी आसान होंगी और फर्टिलिटी सेंटर वालों के लिए भी आसान होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। बल्कि इनफैक्ट अब सोशल इश्यूज डिस्कस होना शुरू हुए हैं, और अगर इस इशू को भी डिस्कस किया जाए रेगुलरली, आई थिंक सो उसमें एक बहुत बड़ा जो है वाइटल रोल प्ले हो सकता है। अब मैं समझता हूँ कि हम सबसे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने जो है वो कल्चरल इशू को डिस्कस किया, पाकिस्तान, रूरल, अर्बन, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा, ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, जो एक प्रेशर ग्रुप, जो सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है इन इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, दैट इज द ससुराल ऑफ द फीमेल। और मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट शेड करें कि उनके दबाव में आके जो है वो कपल जो है वो इनफर्टिलिटी को पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो दबाव होता है, जो आपके जो फैमिली का दबाव होता है। तो उससे किस तरह से जो है वो केटर किया जाए, वो किस तरह से उस चीज से निकल के बंदा आगे आए, क्योंकि ये एक बहुत जो है वो बड़ा टैबू है, और उसमें जो है वो खास तौर पर क्योंकि वो पुरानी एक मेंटेलिटी है, इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सारी चीजें नहीं थी। एक बड़ी आम चीज कही जाती है कि आजकल की लोगों की ग़िज़ाएं खराब है। बिल्कुल हमारी ग़िज़ाओं का, हमारी लाइफस्टाइल डाइट का इशू है, बट वो सिर्फ एक अकेला रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस तरह से आपने डिस्कस किए। तो इसमें ये प्रेशर ग्रुप को किस तरह से जो है वो कपल्स हैंडल कर सकते हैं? अच्छा, देखिए वही बात आ जाती है कि बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, हमारे यहाँ ख़ानदानों का रोल अब भी वही है, ठीक है? अब एक फैमिली के अंदर चचा, ताया, फुप्पो, दादी सब साथ नहीं रहते, लेकिन एटलीस्ट उनके मदर एंड फादर, उसके बहन भाई सब तो साथ रह रहे होते हैं।
और जैसे कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी या औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो जैसे ही टाइम गुजरना शुरू हो जाता है, 6 महीने से साल होना शुरू हो जाता है, तो ये जो सोशल प्रेशर डेवलप होता है ना, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके सास ससुर की तरफ से, सास की तरफ से मेनली, क्योंकि वो ज़्यादा बात कर रही होती है अपनी बहू से, तो उस सोशल प्रेशर की वजह से भी अगर मैं आपको बताऊँ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो किस तरह आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। एक नॉर्मल कॉपुलेटिंग कपल जो साथ रहते हैं, जो हर तरह से हेल्दी हैं, जो जिस फीमेल को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वो इस स्ट्रेस में रहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे कपल्स को, मेरे पास ऐसे कपल्स आए भी हैं, तो ऐसे कपल्स को मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा वेकेशन लो, ट्रीटमेंट ले लिया, नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब एवरीथिंग इज़ ओके। रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, सुकून लें, और थोड़ी सी जो है वो हॉलीडे पे चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं। और ऐसा भी हुआ है कि मेरे पेशेंट्स घूमने गए हैं, और लेकिन ये जो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है ना दूसरी शादी का, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये ऐसा पहलू है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी बैक उसके ऊपर चली जाती है। बिल्कुल। और दूसरा वही मसला है कि मर्द हजरात तो काफ़ी देर में आके जो है वो एडवाइस लेने आते हैं, उनका सीमन एनालिसिस, तो ऐसे भी पेशेंट हैं जो 10-10 साल से ट्रीटमेंट करवा रही थी, उन्हें ओवुलेशन ट्रिगर भी किया गया, बहुत कुछ किया गया, और 10 सालों में उनके हस्बैंड ने सीमन एनालिसिस नहीं कराया, और 10 साल के बाद जब सीमन एनालिसिस हुआ तो पता चला कि हस्बैंड वॉज एजोस्पर्मिक। तो मेल को तो कोई नहीं कह रहा होता, फीमेल जाके मेल को तो नहीं कहना शुरू कर देती कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। सारा प्रेशर तो औरत पे ही होता है। तो जहाँ पता चल जाता है कि औरत जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उस पर प्रेशर आ जाता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्या माँ कहती है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सोसाइटल टैबू है हमारी सोसाइटी का, जिसको हमें एड्रेस करना होगा। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स, काफ़ी बातें की जा चुकी हैं। आपने भी बहुत खूबसूरती से एलेबोरेट किया इस चीज़ को कि किस तरह से जो है वो ये एक 50-50 जो है वो काम है, जिसमें मेल्स एंड फीमेल इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इशू ये है कि हम सिर्फ फीमेल्स को जो है वो एक साइड नहीं कर सकते और मेल्स को जो है वो हमें ग्रीन चिट दे दें कि दे आर गुड टू गो। तो इसके अंदर हमें दोनों जो है पहलू को जो एड्रेस करना होगा। मैम इसी पर राय में अगर मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तो आगे बढ़ते हुए मैम पाकिस्तान के अंदर आप इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट का मुस्तकबिल क्या देखती हैं, स्पेशली अगले 10-15 सालों के अंदर? अगर हम बात कर रहे हैं ये हार्मोनल थेरेपीज या हमारे पास जो ART टेक्निक्स हैं, ये इनको आप किस तरह से देखती हैं कि अगले 5-10 साल के अंदर अर्बन सीन में भी और रूरल सीन के अंदर भी किस तरह से हम जो है वो कुछ डायनेमिक चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इसका क्या अच्छी सी बात कहूँ तो बड़ा रोशन मुस्तकबिल है, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है और लोग चाहते हैं कि जल्दी ट्रीटमेंट हो, क्विक रिजल्ट्स चाहिए। तो जब अगर नेचुरली कंसीव नहीं कर रहे, मेडिसिन से कंसीव नहीं कर रहे, IUI से कंसीव नहीं कर रहे, तो फिर फ़ौरन जो है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ को लेना चाहिए। और बड़े शहरों में तो इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, छोटे शहरों से लोग आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं। तो अगर यही फैसिलिटी उनको रूरल एरियाज़ में या उनके अपने शहरों में मिल जाएगी तो नथिंग मोर देन दैट। मैम आपने बहुत बखूबी तरीके से जो है ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और मैं इस चीज़ से काफ़ी एग्री करूँगा कि आज का जो इनफर्टिलिटी का जो करंट डायनेमिक्स है इन पाकिस्तान इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट की, वो काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान के अंदर उसमें एक ड्रेस्टिक चेंज आया इन लास्ट 10 ईयर्स। एंड होपफुली हम ये देख सकते हैं कि अगले 10 से 15 साल के अंदर इसके अंदर हम मज़ीद चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मैम बस मैं चाहूँगा कि आप कुछ जो है वो हमारी ऑडियंस के लिए जो है वो कोई एक जो है वो टेक होम मैसेज अगर आप देना चाहें कि किस तरह से कि ताकि उनके लिए जो अपनी इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट को इश्यू को सबसे पहले एक्सेप्ट करना, उसे एड्रेस करना, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो उसके ऊपर अगर आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को तो मैम। श्योर। ओके, अब मैं अपनी ऑडियंस को एक नसीहत करना चाहती हूँ या मैसेज देना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है जो कि ट्रीटेबल है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको एडवाइस दे, आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बताए। अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं कंसीव कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको फर्टिलिटी सेंटर्स पे भेजें ताकि आपके कंसर्न डॉक्टर्स आपका इलाज करें। और मतलब इसको अपने लिए सज़ा ना बनाएं, आप अकेले नहीं हैं। और इवन देन अगर आप IUI भी करवा लेते हैं, आप IVF भी करवा लेते हैं और फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं होते, तो फिर इसको जो है वो ये ना सोचें कि आप
का मकसद सिर्फ यही था। अब अगर मैं औरत की बात करूं या फीमेल्स की बात करूं, अपनी फीमेल पेशेंट्स को मैं यही समझाती हूँ कि तुम डिप्रेस मत हो। अगर तुम्हारी ट्रीटमेंट से तुमने कंसीव नहीं किया तो तुम एज ए ह्यूमन तुम अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तुम किसी की बेटी हो, तुम किसी की बहन हो, तुम किसी की बीवी हो, तुम्हारी अपनी ड्यूटीज़ है और तुम अपने लिए एज ए इंडिविजुअल कितनी इम्पॉर्टेंट हो। तो अपनी इम्पोर्टेंस को समझो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for this take-home message, and thank you so much for joining us for this episode. Thank you so much, everyone. तमाम सुनने वालों का शुक्रिया और stay tuned for more episodes of fertility and virility. Thank you so much.